अच्छा सर, अब इसी ISRS 4400 पे जो कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है उसका एक पास पेपर कर लेते हैं। अच्छा, इस पास पेपर में जो कि विंटर 2017 में आया था, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आप डिस्कस करें हाउ द फर्म शुड डील विद द रिक्वेस्ट ऑफ द ट्रस्टीज़। यानी सर इस सवाल के अंदर रिक्वेस्ट की है ट्रस्टीज़ ने, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अगर नॉलेज है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के ISRS की 4400 की, तो उसकी समझ के साथ उसकी नॉलेज के होते हुए आप क्या रिस्पॉन्ड करते हैं जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। अब ये समझ लेते हैं कि रिक्वेस्ट क्या की थी उन्होंने। वो कहता है भाई ब्लूबेल फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तभी यहाँ पे डायरेक्टर का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, ट्रस्टी का वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि उसकी गवर्नेंस ट्रस्टी देख रहे होते हैं। इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग अ ग्रांट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, यानी सर ग्रांट रिसीव होनी है। टू रिसीव सच ग्रांट BF यानी ब्लूबेल फाउंडेशन हैज़ टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स। सर आपको मैंने बताया था फैक्चुअल फाइंडिंग्स जब भी वर्ड यूज़ होगा तो हम आएंगे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर पे। ये कोई अश्योरेंस नहीं होती, कुछ एग्रीड प्रोसीजर्स होते हैं, उसके जो नताइज आते हैं हम वो बता देते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता। और फिर हम बता देते हैं कि भाई ये इंगेजमेंट ISRS 4400 के तहत हुई थी, हमने इस पर कोई ओपिनियन नहीं दिया, हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए जो कि ऑडिट के नेचर के होते हैं। सही है जी। और हम ये भी लिखते हैं इसमें, आपको याद होगा मैंने बताया था कि इंगेजमेंट लेटर में ये मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि इसका इंटेंडेड यूज़र कौन है, ताकि रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ हो जाए उसका। ऐसा ही क्योंकि हो सकता है किसी और के काम की ना हो। अच्छा, ऑन द प्रोजेक्ट्स बीइंग रन बाय द BF ब्लूबेल फाउंडेशन, वो कह ये रहा है कि भाई गवर्नमेंट आपको ग्रांट तब देगी जब कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप कोई रिपोर्ट लेके ना, वो रिपोर्ट XYZ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या हो सकती है। भाई गवर्नमेंट ने ये कहा होगा कि भाई आपके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पर आप ऑडिटर से कुछ एग्रीड अपॉन यानी प्रैक्टिशनर से कुछ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करवा लो, जो कि इसके अंदर लिखे हुए नहीं, मैं आपको जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कुछ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करवा लो ऑडिटर से, जो कि हमें ये बताएं कि भाई कितनी ग्रांट रिसीव होती है, उसका कितना परसेंट एक्सपेंडिचर हो गया, किन किन जगहों पे हुआ है। तो वो जो मैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करता उसी की फैक्चुअल फाइंडिंग बता देता कि यहाँ यहाँ स्पेंड हुआ है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता, बाकी कहता बाकी आप खुद समझें। कंक्लूजन आपने ड्रॉ करना है, मैंने नहीं करना। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट कैसे किस चीज़ के लिए वो रिपोर्ट मांग सकती है। बात क्लियर है? आगे, द ट्रस्टीज अप्रोच योर फर्म एंड ऑन दियर रिक्वेस्ट यू प्रोवाइडेड अ स्पेसिमेन ऑफ द रिपोर्ट, यानी आपने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट दी है दैट मे बी इशूड इन द गिवन सिचुएशन। आपने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट दी है जो कि इस गिवन सिचुएशन में इशू होनी चाहिए। सब्सिक्वेंटली यू हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द ट्रस्टीज इन विच दे हैव रिक्वेस्टेड टू रिमूव द स्टेटमेंट फ्रॉम द रिपोर्ट, यानी वो कह रहा है रिपोर्ट से ये स्टेटमेंट हटा दो। कौन सी स्टेटमेंट हटा दो? This report is not to be distributed to any other parties other than the federal government, as BF also intends to distribute the report to its current corporate donors. वो बोल रहा है भाई हम ये अब यही रिपोर्ट हम अपने डोनर्स को भी देना चाहते हैं। वो पता है कर क्या रहा है? वो कर ये रहा है कि उसने हायर किया, सही जी, आपकी फर्म को। अच्छा, आपकी फर्म को बोला कि ये प्रोसीजर परफॉर्म करो ताकि फेडरल गवर्नमेंट मुझे उसके पैसे दे पाए। अच्छा, जब फेडरल गवर्नमेंट मुझे उसके पैसे देगी तो वो कुछ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कराएगी, जो कि मैंने आपको नेचर नॉयत बता दी, ताकि एक ब्रेन में पीछे बैक एंड पे चीज़ है अवेलेबल है आपके पास। क्लियर है? अच्छा भाई, तो ये जैसी बात है, एक काम करा के वो दूसरे डोनर्स को भी देना चाह रही है ताकि उसका एक ही रिपोर्ट के अंदर काम हो जाए। बट देखो, एक बात याद रखना, आपको मैंने ये बखूबी सिखाया कि जब आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ISRS 4400 के तहत, तो उसमें आपके इंटेंडेड यूज़र EL में डिफाइन हो जाते हैं, इंगेजमेंट लेटर में क्या हो जाते हैं, डिफाइन हो जाते हैं। और आपकी जो इंगेजिंग पार्टी होती है, आपकी जो इंगेजिंग पार्टी होती है, इंगेजिंग पार्टी, तो जो आपकी इंगेजिंग पार्टी होती है वो इंगेजिंग पार्टी अजर्ट करती है, अफर्म करती है। इंगेजिंग पार्टी क्या करती है? अफर्म करती है कि ये जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर हैं ये रेलेवेंट है और सफिशेंट है। हाँ भाई, क्या दो चीज़ें बोली मैंने? रेलेवेंट है और सफिशेंट है। ये हमने अभी भी पढ़ा है लेक्चर्स में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेलेवेंट एंड सफिशेंट है।
अब इसमें आपकी जिम्मेदारी तो इस हद तक थी ना कि आप पर्पस समझते हैं इंगेजमेंट का, और पर्पस समझने के बाद ये देखते हैं कि क्या उस पर्पस के तहत वो प्रोसीजर सही है या नहीं है। पर यहाँ पे ये कहानी नहीं है, यहाँ पे कहानी और मंतक ये है कि क्लाइंट आपके पास आया, वो बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज़ को हटा दो। भाई आप नहीं हटा सकते। आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर आपने यही चीज़, यही रिपोर्ट किसी और को देनी है तो आप मेरा इंगेजमेंट लेटर रिवाइज करें। उस इंगेजमेंट लेटर के अंदर आप ऐड करवा दें, क्या ऐड करवा दें सर, इंटेंडेड यूजर्स। उस इंगेजमेंट लेटर में क्या ऐड करवा दें, इंटेंडेड यूजर, जो इस रिपोर्ट को यूज़ करेंगे। पर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब मेरे इंगेजमेंट लेटर में इंटेंडेड यूजर्स आ गए तो फिर मैं अपनी रिपोर्ट में भी लिखूंगा कि ये जो रिपोर्ट है ये इन इन लोगों के लिए है, इसके अलावा फिर भी किसी और के काम की नहीं है। तो अगर मैं अपनी रिपोर्ट में ये लिखता नॉर्मली कि दिस रिपोर्ट इज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सही है, एंड फॉर द पर्पस of the existing donor and for the purpose of use of the existing donors and this has not to be distributed to any third party, तब भी मैं ये केवियट इंक्लूड करूँगा। फ़र्क क्या है, मैं उनकी रिक्वेस्ट को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो क्या कह रहा है, आपका कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है कि आप क्या करेंगे, तो वो बेस्ड ऑन द नॉलेज आपने जवाब देना उसका। अब देखो यार, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हवा में सवाल आने में पेपर में दिमाग काम करना बंद हो जाता है, तो आपने इसको इस पैरामीटर से देखना है। अब देख लेते हैं कि इसके सोल्यूशन में क्या था। वो बोल रहा है कि भाई द रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टीज दैट हैव एग्रीड टू द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। वो तो हमें पता है ना कि भाई जो रिपोर्ट है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम उन पार्टीज़ के ऊपर, इसने फैक्ट बताया है, इसने आपका कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बताया, इसने ये फैक्ट बयान किया जो है। द रीजन्स फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग द AUP रिपोर्ट इन दिस मैनर इज टू प्रिवेंट रीडर्स हु आर अनअवेयर ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द AUP फ्रॉम मिस इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट ऑफ दोज प्रोसीजर्स। अभी भी फैक्ट बता रहा है, बोलता क्या है कि भाई ये जो रिपोर्ट है ये रिस्ट्रिक्टेड है उन लोगों तक जिन्होंने AUP के प्रोसीजर एग्री किए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये इसलिए डाला जाता है ताकि लोग कोई भी XYZ बंदा जो ऑल ऑफ अ सडन जिसको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में ये दी जा रही है, वो इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट ना कर जाए, ये अवॉइड करने के लिए। ये दो बातें, ये दोनों फैक्ट बताए हमने जो है। तीसरी चीज़, हाउएवर अब हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन बता दें। If BF intends to share the report with the persons other than the federal government, जो कि intended user है, BF should agree with the firm the specific donors to whom the report would be available and such parties should be disclosed in the engagement letter। यही बात कही थी मैंने कि engagement letter में disclose होनी चाहिए। आगे, furthermore, BF should ensure that the said donors are aware and understand the procedures which will be performed by the firm। यानी वैसे तो लाजमी नहीं है कि वो एग्री करें प्रोसीजर्स को, एग्री करना होता है इंगेजिंग पार्टी ने, एग्री किसने करना होता है, इंगेजिंग पार्टी ने, दैट्स इट। आगे, इफ डिस्क्लोजर टू द अदर पार्टीज इज एग्रीड एज डिस्कस अबव, द रिपोर्ट विल स्टिल इंक्लूड अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट द AUP रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफाइड यूजर्स। यानी स्पेसिफाइड यूजर गवर्नमेंट और वो जो दूसरे डोनर्स है वो आ जाएंगे, हम नाम से बताएंगे। एंड इज़ नॉट टू बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। यानी सर इसमें सिंपल हमने कोर्स ऑफ एक्शन ये बता दिया। पहले तो देखो इसमें, क्योंकि ऐसी बात है, एक ड्राफ्टिंग टेक्निक होती है कि आप सिचुएशन बताते हैं कि रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द यूजर्स हु हैव एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। दूसरी चीज़ बताई कि हम रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाते हैं ताकि कोई और बंदा जो उसका यूज़र नहीं है वो उसको मिस इंटरप्रेट ना कर जाए। तीसरी चीज़, इफ़ कंपनी इंटेंस टू इंक्लूड, इफ़ कंपनी इंटेंस टू इशू द रिपोर्ट टू XYZ इंडिविजुअल, दैट दोज पर्सन्स हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन द इंगेजमेंट लेटर। और फिर मैं अपनी रिपोर्ट में फिर से रेफर करूँगा, उनको भी मिला कर बोलूँगा, फिर अब इसके अलावा किसी और के काम की नहीं है। बात क्लियर है? तो सर पहला सवाल मैंने आपको कराया एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का, कि आप ये सोचें कि वो किस तरीके से पूछ सकता है। बात क्लियर, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। अगली क्लास में मैं अगला सवाल आपको कराऊंगा जिसमें मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग सिखाऊंगा। जो सवाल आया था मैं फिर बता दूं, वो सवाल आया था पुराने पैटर्न पे, पुराना ISRS, अब है रिवाइज। तो मैं उसी सवाल को सॉल्व करूंगा, रिवाइज और आपके सामने रिपोर्ट बनाऊंगा। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।